ड्रग्स की बिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जहां एक जमाने में हम बात करते थे उड़ता पंजाब, आज उड़ता कश्मीर है। हालांकि यहां बदकिस्मती से जो बाकी पहलू हैं हालात के, जिसमें जो मिलिटेंसी रही, गन वायलेंस और जो उस तरीके से जो अमन लाने की कोशिश में सरकार लगी, सोसाइटी लगी, एक पहलू जो हमेशा अनछुआ रहा वो था ड्रग मेनेस का। धीरे धीरे जो है ड्रग्स, और खासकर अगर आप ओपिनाइड की बात करें, जो हाई लेवल हेरोइन रहती है, जो बहुत कम इससे पहले कश्मीर में देखी जाती थी, आज बहुत आम हो गई है। और उसके चलते युवा, जो एक युवा पीढ़ी है, 18 साल से शुरू होते हुए नंबर्स जो है अलार्मिंगली बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम पुलिस के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में हैं ईदगाह, और हमारे साथ डॉक्टर मुजफ्फर साहब हैं जो इंचार्ज हैं, कई सालों से इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को संभाल रहे हैं। सर, आपने सारे जो है सालों साल आपने देखा होगा कि कैसे जो है ये चेंज आती जा रही है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इसका जो फैलाव है सोसाइटी को कहीं ना कहीं अभी जो है उसका एहसास पूरी तरह नहीं हुआ है कि कितना करीब है उनके बच्चों के या उनके जो डेयर वंस हैं, ड्रग कितना करीब है। तो कितना करीब, आपको क्या लगता है कि कितना जागने की जरूरत है आज के पेरेंट्स को, बच्चों को कैसे संभालना है? क्या देखा है आपने इतने सालों यहाँ? थैंक यू। देखिए, जैसे जे.एंड.के पुलिस ने जो ड्रग डिटेक्शन सर्विस शुरू किया 2008 में शुरू की। 2008 में हम देख रहे थे लोग कंप्लीटली डिनाइल में थे कि यहाँ कोई ड्रग एडिक्शन नहीं है, नहीं मानते थे इस बात को। लेकिन 18 साल में मैंने देखा कि सोसाइटी जाग गई है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, ये ड्रग अब्यूज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी के हर कोने में। लेकिन अभी भी इंफरादी तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पर जब हम उसको बोलेंगे आपका बच्चा कर रहा है, तो वहां पर अभी भी डिनाइल है। हमें उस डिनाइल से बाहर आने की जरूरत है। हमें एक्सेप्ट करना है इस बात को कि अगर मेरे पड़ोस में नशा कोई कर रहा है, अगर मेरे स्कूल में कोई बच्चा नशा कर रहा है, तो मेरा बच्चा भी कर सकता है। क्योंकि जो नंबर्स है, नंबर्स आर इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि नंबर्स जो है काफी बड़ी रिफ्लेक्शन होती है और एक आइडिया देते हैं कि कहां हालत पहुंची है। नंबर्स के बारे में बताइए, और थोड़ा ये करके कि 2 साल पहले, 3 साल पहले और आज, ताकि कंपैरिजन। देखिए, इफ वी गो विद द मोस्ट ट्रस्टेड रिपोर्ट जो पार्लियामेंट्री कमेटी में गया आज से 3 साल पहले, जो रिपोर्ट था उनमें मेंशन किया था कि 9 लाख ड्रग एडिक्ट्स है जो पूरे जे.एंड.के में है, विच इंक्लूड्स अल्कोहल, विच इंक्लूड्स ओपियोइड्स एंड विच इंक्लूड्स कैनबिस। 5 to 8% ऑफ द पॉपुलेशन। 8%। लेकिन उसके बाद जो उन्हीं का दूसरा रिपोर्ट आया, दैट वाज 10 lakhs विद इन अ स्पैन ऑफ 1 year। एक साल में 1 लाख बढ़ गया। 1 लाख बढ़ गया। और उसके बाद फिर जो रिसेंट रिपोर्ट अभी मार्च में आया, दैट प्रोजेक्ट्स द फिगर्स अराउंड 13 lakhs। 13 lakhs। So that 2 साल में 3 लाख और बढ़ गए। That means the way it is increasing, it is definitely a point of concern। And उसमें भी अब अगर आप देखेंगे, like ये जो अब्यूज है, ये कौन से सब्सटेंसेस मेन है इसमें? ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे, जैसे जे.के पुलिस ने जब ये सर्विस शुरू की, अगर उस वक्त आप मुझसे सवाल पूछते, हम लोग ज्यादातर चरस का अब्यूज देखते थे और मेडिसिनल ओपियोइड्स का देखते थे, जिसमें टैबलेट्स वगैरह आता था। लेकिन 2015-16 से हम देख रहे हैं कि ड्रास्टिकली एक चेंज आया। हम देख रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स हमारे आ रहे हैं, उसमें 90% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ हेरोइन का अब्यूज कर रही है। हेरोइन को लेकर प्रोफेशनल बॉडीज बहुत ज्यादा कंसर्न इसलिए है, नंबर 1, इसकी डिपेंडेंस बहुत जल्दी हो जाती है। नंबर 2, इसका जो कॉस्ट फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें ये बच्चा मजबूर हो जाता है कोई भी इलीगल काम करने के लिए, किसी भी डिसरप्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, और जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली मुजफ्फर साहब, ये कनेक्शन मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि आप इस सब्सटेंस एब्यूज पे हैं, आप जो है डेस्परेट हो गए हैं, आपको ये चाहिए। और अगर हेरोइन डोज की बात करें तो काफी महंगा होता है, आई थिंक 1 ग्राम 4, 5, 8 हजार कोई भी रेट है। तो क्या जो सोसाइटी में, कश्मीर में हम एक क्राइम जो नहीं देखते थे, अब हम वो क्राइम देख रहे हैं? उसके साथ साथ नार्को टेरर की बात होती है कि अभी कुछ दिन पहले एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, उसमें पुलिस ने कहा कि तीनों जो है जिन्होंने किया था ड्रग एब्यूज में इन्वॉल्व थे। तो कितना खतरनाक हो सकता है उस तरीके से सोसाइटी के लिए? आगे क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जहां पर हम लिटरेचर रिव्यू देख रहे हैं, जिन उन नेशंस की बात करें, उन स्टेट्स की बात करें जहां ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम रहा है, और जब हम अपनी सोसाइटी की बात करेंगे कि जो भी हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, जो पहले नहीं थे, जो कश्मीर के उस फैब्रिक में वो नहीं था, अब आपको देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स को ही देखेंगे, पिछले 1 साल के
किसी पेशेंट, किसी लड़के ने माँ को मार दिया, किसी ने अपने फादर को कत्ल किया, किसी ने अपने ही घर में चोरी की। ये जितने भी ये पेटी क्राइम्स है, चेन स्नैचिंग वाला मामला है, कैश स्नैचिंग वाला मामला है, कहीं ना कहीं ये ड्रग अब्यूज के साथ लिंक होता जा रहा है। और यस, मेडिकली प्रोफेशनली मैं यही बता दूंगा कि जब भी कोई बच्चा हीरोइन अब्यूज में चला जाता है, डिपेंडेंट्स हो जाते हैं, उसके बगैर उसे रहा नहीं जाता है। उस वक्त जब उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो वल्नरेबल है किसी भी लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो जो स्कूल्स, छोटे बच्चों की हम बात करें, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स आई हैं कि बड़े बड़े स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, वहां पे नशा देखा गया है। और खासकर अगर आप इंट्रावीनस जो कि इंजेक्शंस हैं और उसके बाद उसकी अलग अलग फैक्टर्स, बीमारियां भी उसके साथ आती हैं, तो वो केसेस आप कितने देखते हैं, वो कितना अलार्मिंग है और स्कूल्स को कितना उसमें ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में नहीं है, स्कूल्स में भी ड्रग एडिक्शन पेनिट्रेट कर रहा है और हम किसी एक स्कूल को उसमें पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि अभी पूरे का पूरा स्कूल उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यस, इट हैज मेड अ वे। और जब कोई ड्रग अब्यूजर उसमें चला जाता है, बिकॉज जब हम पूछेंगे ना कि ये ड्रग फैलाता कौन है, यही बच्चा जो ड्रग अब्यूजर बन जाता है, ड्रग डिपेंडेंस आ जाती है, यही ड्रग पेडलर बन जाता है। और इनको सबसे रेडीमेड जो पॉपुलेशन मिल जाती है वो स्कूल्स में ही मिल जाती है, कॉलेजेस में मिल जाती है, क्लब्स में मिल जाती है। तो आई वुड से कि स्कूल्स को नंबर 1 एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर सोसाइटी में ड्रग अब्यूज है, ये हमारे किसी भी स्कूल में आ सकता है। और ज़रूरत है कि हर स्कूल को इस टाइम एक ड्रग पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम अपने स्कूल के कैंपस को किस तरह से सेव करें, हाउ वी विल इंश्योर दैट देयर इज नो सब्सटेंस इज बीइंग अब्यूज्ड इन आवर स्कूल कैंपस। और एक मैकेनिज्म वहाँ डेवलप हो जाए ताकि बच्चों की जो सस्पेक्टेड पॉपुलेशन है उनकी अर्ली स्क्रीनिंग हो। और उसके साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जी। तो लास्टली आप तो मतलब ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कुछ खुले हैं, ये बहुत पुराना है, कोशिश तो है, लेकिन अभी कितनी जरूरत है, आपको लगता है कि कितना जो है इस पे काम होना चाहिए? और उसके साथ साथ जो एनफोर्समेंट है कि मतलब ड्रग जहां से आ रहा है, जो सोर्स है, जो इजीली अवेलेबिलिटी है, हालांकि पुलिस बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कितनी अभी और जरूरत है करने की? आपको लगता है कि कितना अभी जो है और होना चाहिए उसमें? देखिए, ऑन ग्राउंड जो मैं देख रहा हूँ पिछले 7 महीने से, देयर इज अ वेरी हेल्दी दिस इज अ हेल्दी न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। अभी जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, क्यों एडमिट होना चाहते हैं कि सर ड्रग मिल नहीं रहा है, ड्रग मिल नहीं रहा है क्योंकि ड्रग काफ़ी कॉस्टली हो गया है। और वो हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने से J&K पुलिस ने कितना उस पर काम किया है और कितना हैविली उसको कर्ब कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि जो ये प्रॉपर्टीज सीज कर रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो ड्रग स्मगलर्स थे, ड्रग पेडलर्स थे, दे वुड से कि उनका एक नोशन था कि हम लोग 2 साल के बाद छूट जाएंगे, फिर कमाएंगे। लेकिन अब जो ये ड्रग प्रॉपर्टी सील हो रही है, उसमें वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी सारी कमाई हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। लेट्स होप द वे सरकार जिस हिसाब से कर रही है आज के डेट में, मैं श्रीनगर की बात करूं, अकॉर्डिंग टू दीज पेशेंट्स ड्रग मिलना मुश्किल हो गया है। एंड I hope this moment sustains and this can free our whole generation. Thank you very much. So, जम्मू एंड कश्मीर बहुत कुछ कर रही है। हम इस वक्त ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में हैं और ये जैसे एक जिम फैसिलिटी है, तो रिहैबिलिटेशन में अलग अलग चीजें हैं, जहां काउंसलिंग है, वहीं आपको फिजिकल एक्टिविटी और एक कंप्लीट पैकेज चाहिए आपको जो है इससे वापस निकालने के लिए। लेकिन अगर आप इन्फोर्समेंट की बात करें, जैसे डॉक्टर मुजफ्फर ने कहा, हालांकि बहुत कुछ पुलिस जरूर कर रही है, जैसे लॉ इन्फोर्सर्स ने अब PSA भी स्लैप करना शुरू कर दिया है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, उनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है इसको अगले लेवल तक ले जाने की। क्योंकि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर पुलिस चाहे, क्योंकि पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक टॉप नॉच फोर्स है कंट्री की, और जो एंटी टेरर ऑपरेशन इन्होंने किए हैं, जिस तरीके का उनके पास एक जो ग्रिड है और जिस तरीके की इंटेलिजेंस है, और उसके बाद ये मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ड्रग के साथ जो इन्वॉल्व है, जो ड्रग पेडलिंग करता है, उसको पकड़ना और ऐसे नेटवर्क्स को स्मैश करना। तो हालांकि अभी गुंजाइश है, लेकिन बहुत अच्छे स्टेप जो हैं लॉ एनफोर्सर्स ने लिए हैं, पुलिस ने लिए हैं, जहां एक डर है, डिटरेंट बनाने की कोशिश है। मकान सीज होते हैं, प्रॉपर्टीज अब सीज हो रही हैं, PSA स्लैप हो रहे हैं, जो काफी स्ट्रिंजेंट पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। तो इससे जरूर फर्क पड़ रहा है, लेकिन अभी काफी काम करना बाकी है। और एक सरकार की बात करें तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, काफी मैनिफेस्टोज निकाले कि ड्रग मेनेस के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन
उनको ग्राउंड पे जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश है। जहां ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स और एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए इस मेनेस से निपटने के लिए, वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एनफोर्समेंट ड्रग जहां से आ रहे हैं, अगर आप सप्लाई चोक करते हैं, अगर आप जो ड्रग माफिया है जो ये फैलाती है उनको बस्ट करते हैं, उनको खत्म करते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज आहिस्ता आहिस्ता जो है धीरे धीरे खत्म होती जाए। लेकिन फिलहाल अलार्मिंग कई लेवल पे, क्योंकि एक छोटा जो है एक एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और डेस्परेशन जो एक हेरोइन डोज जो कि बहुत महंगा मिलता है, जब वो उसके लिए पैसे नहीं तो वो ट्रांसलेट होता है सोसाइटी में क्राइम्स में, हीनस क्राइम्स, और कहीं जाके एंड भी होता है जो है टेरर की तरफ। नार्को टेरर नई बात नहीं, और कश्मीर में वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत, लेकिन फिलहाल अगर आप लॉ एनफोर्सर्स की बात करें, कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन इस कोशिश को जो है अगली लेवल तक जरूर पहुंचाने की जरूरत है। आप ये बताइए कि हम आपसे बात कर रहे थे, तो किस उम्र में जो है क्या सब्सटेंस आपने सबसे पहले लिया, और उसके बाद कैसे आप जो है इसमें जो है आगे आगे घुसते गए? सबसे पहला जो होता है इसका वो सिगरेट होता है, गेटवे। पहले सिगरेट पिया, फिर 1-2 साल हो गए, फिर डोपामिन रश के लिए मैंने मैरिजुआना पिया, उसके बाद मैंने हेरोइन यूज़ किया। ऐसी स्टेज चढ़ते चढ़ते गए, तो एक वक्त पे मुझे आ गया, हिट हुआ दिमाग में इस सब से होगा कुछ भी नहीं, तो मुझे छोड़ देनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व। किस एज सबसे पहले आपने कैनबिस या चर्च जिसको आप कहते हैं उसमें, वो 15 इयर्स की एज में, वो बताइए कि कैसे आपका उस तक एक्सेस हुआ? क्योंकि कई लोग, आप तो मतलब उस वक्त आपका एक ऐसे स्टेज में थे लाइफ के जब एड्रेनलिन लेवल हाई होती है, कोई ऐसा ये नहीं होता कि डर कोई चीज होती नहीं है, कॉशन कोई चीज नहीं होती, तो क्या तरीका मिला आपको उधर, एक्सेस कैसे मिली? पहला ही एक्सेस मुझे मेरा नेबर मिला, वो बहुत मशहूर हो गया था इस चीज़ के लिए, और वो मुझसे 5-7 साल बड़ा भी था। तो उसने भी नहीं सोचा कि ये बच्चा, इसको क्या मैं ये चीज़ें दूं, तो उसने बोला चलो मैं कराता हूँ तुम्हें ट्राई। तो पहली बार तो ये फ्री होता है हर एक के लिए, ताकि उस एडिक्शन लग जाए, फिर वो उसको प्रोवाइड करे। तो उसने मुझे ऐसे इन्वॉल्व किया, पहले मैंने खुद, लेकिन मेरी खुद की मर्जी से मैंने पहली बार इसमें क्या कॉस्टिंग, कितने का आपको पड़ा वो पहली बार? ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट 2-4 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया। कितनी देर फिर आप कैनबिस लेते रहे? मैं कंटिन्यूस लेते रहा 4-5 साल। हाँ, उसी के बीच में मैंने और चीज़ें ली, MDMA हो गया, वो कैम आता है, हेरोइन हो गया। MDMA मतलब मेथ? क्रिस्टल मैथ, हाँ जी, क्रिस्टल मैथ लिया, हेरोइन लिया, इंजेक्ट किया एक बार, फॉइल किया एक बार, लेकिन हेरोइन की लत लगी नहीं, क्योंकि मैंने छोड़ दिया वो साथ में, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पता थे। मैं मैरिजुआना नहीं छोड़ पा रहा था, तो इसका क्या करता मैं फिर हेरोइन का। सो ऐसे ही। कितना, जब आप कैनबिस ले रहे थे, कितना पैसा लगा, और आपकी फैमिली को तब तक पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप ऐसे किसी चीज में इन्वॉल्व? पहले 3-4 साल तक तो मैंने भनक नहीं होने दी, क्योंकि लेकिन इन द एंड छुपता नहीं है, कोई चीज़ छुपती नहीं है घर वालों से। तो इन द एंड मैंने बहुत, लगभग 20-30 लाख रुपए हो गए खर्च आज तक चर्च पे। तो 20-30 लाख रुपए का चर्च? हाँ। तो जो आसपास अवेलेबिलिटी है, मतलब हम कश्मीर की बात करेंगे, मतलब एक जमाने में जब मैं भी छोटा था, तो जब हम ड्रग्स सुनते थे तो लगता था कौन सौ दूर की बात है, तो आज अवेलेबिलिटी कितनी नजदीक है? मान लीजिए मुझे ड्रग्स चाहिए, कितना आसानी से मुझे मिल जाएगा? 2 घर छोड़ के आपको ड्रग्स मिल जाएगा आज कश्मीर में इजीली। लेकिन अब ज़्यादा हेरोइन यूजेज हो गया, हेरोइन ओवरडोजिंग कर रहे लोग। पहले मैरिजुआना होता था, अब मैरिजुआना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोग हेरोइन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक स्टेज आता है ना, मैरिजुआना फिर हिट नहीं होता, जितना आप फूकोगे आपको हिट नहीं होगा, फिर आप नए ड्रग की तरफ टॉलरेंस बन जाती है बंदे की, फिर हेरोइन की तरफ बंदा चला जाता है, उससे बहुत मुश्किल है। नहीं, कौन सा एज ग्रुप, जब आपने देखा, आपने इनसे लोगों से मिले होंगे, किस एज ग्रुप जो है इन्वॉल्व था इसमें? वो 20s में थे, आधे मेरी एज के भी थे। हाँ, हर एज कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है बहुत अच्छे से इनग्रेन्ड है, इजीली आपको जो है ड्रग्स मिल सकता है, और हर एक एज ग्रुप का बंदा, आप 60 साल के अंकल को ले लीजिए, 50 साल के, हर उन लोगों को जो आपको देते ड्रग, उनको डर नहीं था लॉ एनफोर्सर्स का, पुलिस का पकड़े जाएंगे? क्या उनको लगता, जब आप उनसे बात होती थी कि पुलिस पकड़ेगी या कोई पकड़ेगा, कोई डर था? उनको वो डर वर खत्म हो जाता था, नशे करके सारे डर खत्म हो जाते हैं। और जब तक नीड होती है बंदे की, वो नहीं देखता पुलिस सामने, बंदा चोरी करने पे भी मजबूर हो जाता है। तो मेथ कहाँ से मिली आपको फिर, जो वो भी बहुत हाई, आई थिंक हेरोइन से भी ज्यादा एडिक्टिव मटेरियल। लेकिन मैं दिल्ली में था, तो मैंने ट्राई किया।
हाँ, और फिर ये माइंड सेटअप बन जाता है बंदे का कि मुझे हर एक नशा यूज़ करना है, मुझे हर एक अब्यूज़ करना है, देखना है कैसा क्या होगा। तो फिर मैथ किया ऐसे ही। तो आज जब आप पिछले 8 साल देखते हो, कहाँ गलतियां लगती हैं, और अगर आप युवा जो हैं जो पढ़ सकते हैं, इसमें एक ससेप्टेबल एज ग्रुप होता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? कितनी बर्बादी है इसमें? इसमें बर्बादी है। एक चीज़ भी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, एक चीज़ नहीं आपको अच्छी होगी इस चीज़ की वजह से, बस बर्बादी मिलेगी आपको। और युवाओं को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस चीज़ में मत पड़िए, ये बहुत गलत चीज़ है। आप फैमिली हैं, और जो हमने हमसे बात की, तो आपका एक बहुत बड़ा रोल है इनको इसमें से बाहर निकालने के लिए। कितना फैमिली, क्योंकि ये तो खुद खराब हो रहे हैं, लेकिन फैमिली कितनी बर्बाद होती है इसमें? मेरा ये मानना है कि अगर घर में एक प्रॉब्लम है तो पूरी फैमिली उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाती है। मेरा ये मानना है कि फैमिली जो है उसका प्राइमरी रोल होता है, बिकॉज फैमिली इज़ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले एज अ पेरेंट और अगर आप बड़े सिबलिंग्स हो, आपका ये इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप ये देखो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा, वो कहाँ जा रहा है, किन से मिल रहा है। उसको पैसा अवेलेबल न रखे इतना ज़्यादा कि उसे फिर पता ही नहीं चले कि उन पैसों का क्या करना है। उस एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करे, आप अपने बच्चे को पैसे दे रहे हैं, वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है। स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो अभी भी मैंने आपसे अंदर वो बात करी, और यहाँ पे मैं यही बात बोलूँगी कि बच्चों को अकेला कमरा ना दें अलॉन्ग विथ फोन। दिस इज़ द बिगेस्ट वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर चाइल्ड। मेक श्योर अपने बच्चे को बिठाएं उनके साथ। हाँ, पेरेंट्स का भी ये रोल यहाँ रहता है, क्योंकि आज लाइफ बहुत बिजी है। यू आर इन बिजनेस, यू आर वर्किंग लेडी, डू वन थिंग, मेक टाइम निकालिए, आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, 1-on-1 उसकी प्रॉब्लम सुनिए, व्हाट ही और शी इज गोइंग थ्रू। बिकॉज ये इमोशनल नेग्लिजेंस और निग्लेक्ट इज समथिंग जो एक बच्चे को कैटलाइज करता है इस प्रोसेस में। आपने कहा था कि एक इंडिकेटर्स आपने देखे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेरेंट ये देखना चाहता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, तो इंडिकेटर वो भांपना चाहिए। क्या इंडिकेटर्स हैं जो आप बोलेंगे कि एक पेरेंट को बच्चे में देखने चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए? केस टू केस ये वैरी करता है, और एज ग्रुप पे भी ये वैरी करता है। बट जो कॉमन, जो मैंने वर्कशॉप, एक्चुअली मैं भी यही बोलती रही हूँ, जो मैंने अंदर भी बोला अभी, कि वर्कशॉप ने मेरी आंखें खोली। वर्कशॉप में एक्सपर्ट्स बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको ये सिम्टम्स लगे तो लाइक देयर इज समथिंग सीरियस, समथिंग इज नॉट राइट। जैसे कि आपका बच्चा फैमिली में नहीं बैठ रहा है, ही इज अवॉइडिंग यू, ही इज अवॉइडिंग सोशल गैदरिंग्स, वो कमरे में बैठता है, फोन पे होता है, अननेसेसरी कंपनीज में होता है, उसकी आंखें लाल होती है, उसका बिहेवियर कुछ शिवरिंग होती है उसकी। मैंने ऐसे हाथ पकड़ाए पहले इसको, अपने भाई को, एंड ही कुडंट होल्ड हिज हैंड्स लाइक दिस एंड हिज हैंड्स वर शिवरिंग। सो आई थॉट कि कुछ तो गड़बड़ नहीं है, या तो ये थायराइड के केसेस में होता है, बट ही इज अ चाइल्ड, उसको कैसे थायराइड की बीमारी होगी। बट ही वॉज शिवरिंग, और उसकी लेग्स में रेस्टलेसनेस थी, आंखें लाल थी, एंड ही वॉज नॉट एबल टू मेक द आई कॉन्टैक्ट। और उसका ये था क्रेविंग टुवर्ड्स स्वीट थिंग्स, एंड उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, लाइक 3 kg 4 kg चिकन एक साथ गटकना, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जो आप चेक कर सकते हो अपने बच्चे पे। और खाली पेरेंट्स का रोल नहीं है, उस्तादों का रोल है कि अगर आप स्कूल में जाते हो, बच्चे लाइक देयर इज अ ट्रस्ट, आप उस स्कूल में उस बच्चे को भेज रहे हो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि चल क्या रहा है विद इन द क्लासेस, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ भी होती है, वॉशरूम्स में एंड ऑल दैट, उनका भी ये रोल रहता है। गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे कि पिछली बार मेरे भाई को पकड़ा था एक बार लाल बाजार साइड से, तो पुलिस वाले ने बोला कि ये दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, दिस दैट, एंड फाइनली उन्होंने इनसे बरामद किया चरस। रादर दैन वो उनको जेल में डालते, क्योंकि ये मेजर है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने चरस उठाया, अपने आप को ऐसे रख लिया, उनको बोला कि चले जाओ। दिस इज सो रॉन्ग, आई मीन दिस इज अ हाइट्स। ऐसा ये गवर्नमेंट का रोल है कि, और यही है। लगता है कि लॉ इन्फोर्सर्स को बहुत स्ट्रिक्टली इससे डील करना चाहिए, और अपनी जो कमियां हैं वो पूरी करके इस पे एक तरीके से जो है इस पे प्रहार करना है। एग्जैक्टली दिस इज द थिंग दैट लॉ कैन डू। एंड वन मोर थिंग इज दैट जो कश्मीर में जो लाइफ स्टाइल है, इट्स वेरी सेडेंट्री, कि बच्चे बैठते हैं, विंटर्स होते हैं या तो ज्यादा गर्मियां होती है, तो ऐसे कोर्सेज डिजाइन करने चाहिए डेवलप, जिसमें बच्चा जो है वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए। तो दिस इज द थिंग, जैसे पार्क्स बनाइए, वॉलीबॉल कोर्ट्स वाले, क्योंकि आज के बच्चे बिल्कुल भूल चुके हैं कि खेलना कोई चीज है। पब्लिक उनकी एनर्जी एग्जैक्टली चैनलाइज करना चाहिए इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, और इन अ बेटर वेज फॉर दैट मैटर, रादर देन वो घर में बैठे ऐसे। तो मेरा ये मानना है कि स्किल। तो आप ये बताइए कि आपके पेरेंट्स जो थे, कहीं वो गलत थे आपके इसमें? जब आप इसकी तरफ गए, आपको लगता है उनकी अटेंशन आपकी तरफ नहीं थी? क्योंकि आप एक जो है
राह दे सकते हैं कि उस स्टेज में आपका कहाँ नेग्लिजेंस लगी आपको पेरेंट्स की, कहाँ वो उनका ज्यादा जो है रोल होना चाहिए था? इमोशनल सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत था, लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं था। तो उनने भी कभी सोच गौर नहीं किया इस चीज़ पे कि बच्चा कहाँ पहुँचा है, किस हद तक गुजर चुका है। तो ये चीज़ है। तो आज जब आप रिहैबिलिटेट कर रहे थे, उससे निकल रहे थे, तो क्या चैलेंज था सबसे ज्यादा? किस चीज से रिलैप्स का खतरा था? किस चीज में आपने लड़ा और किन चीजों ने आपकी मदद की? रिलैप्स खाली एक चीज़ से होगा, वापस उस कंपनी में जाने से। क्योंकि आप नहीं ये कर सकते, छोड़ सकते ये चीज़ें जब तक आप उस कंपनी से नहीं निकलोगे। हाँ जी, सॉरी, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? मतलब जो रोल है इसके बाद क्या फैक्टर्स थे जिसने आपकी रिहैबिलिटेशन में मदद की, और अगर कुछ लोग इसमें फंसे हैं उनको क्या करना चाहिए जो आपने किया? फैमिली सपोर्टिव बन गई, मेरी बहन है ये, इनने बहुत सपोर्ट किया मुझे। दूसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और बेकार नहीं बैठना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी बोला है शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जितना हम चाहे, जितना हो सके हम उतनी एक्टिविटीज़ में, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में खुद को चैनलाइज करें, वो उसमें हेल्प हो जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जब दिमाग में आपको रहेगा ही नहीं कोई और चीज़, जब आप काम में ही रहोगे हमेशा, तो आपको ये गंदी चीज़ें दिमाग में उठेंगी ही नहीं। एंड एट लास्ट मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में या अगर आपके रिलेशंस में कोई ऐसा बच्चा है या बड़ा है, अडल्ट है फॉर दैट मैटर, उसको आप बिल्कुल पोलराइज मत कीजिए, उसको बाइकआउट मत कीजिए, उसकी प्लाइट सुनिए, अपने आप को उसकी जगह पे रखिए। देयर आर वेज। जब मेरा भाई ठीक हो सकता है, इतनी छोटी उम्र में उसने स्टार्ट किया था, कोई भी ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशंस है, जैसे ये हॉस्पिटल है, बिल्कुल लाइक आई कैन सी, जब मैंने अपने भाई को पहली बार यहाँ लाया था और अब जब ये आज निकला था, बिल्कुल इसका मेडिसिन भी खत्म हो चुका है। मेरा यही कहना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। आप ये बताइए कि किस उम्र में आपका जो है नशे का ये काम शुरू हुआ और कैसे हुआ? सर मैं 12th में 12 इयर्स ओल्ड था तब, जब मैं पहली बार इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हुआ। पहले इनिशियली मैंने एसआर स्टार्ट किया था, तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे कैनबिस में भी इंडल्ज हुआ, उसको चरस कश्मीरी में बोलते हैं। एसआर एडेसिव जो होता है, हाँ, जो एडिसिव होता है, फेविकोल है, स्मेल से स्मेल से मैं अट्रैक्ट हुआ। फिर मैंने वो यूज़ किया एज ड्रग, तो उससे सेंसेशन मिलती है इंसान को। तो फिर मैं वैसे ही इंट्रोड्यूस हो गया ड्रग्स वगैरह में। फिर मैं धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो गया बाकी स्टूडेंट्स के साथ। फिर स्कूल में अलग अलग एरिया से अलग अलग बच्चे आते थे, तो हर कोई अलग अलग एरिया की बर्बादी लेके हमें साथ आते थे। तो उसके बाद आपने चरस कैनबिस कितनी देर आपने जो है ये यूज किया? कैनबिस मैं कंटिन्यूअसली यूज करता आ रहा था परसों के दिन तक, वो तो था ही था। हाँ, उसके अलावा फिर कौन सा नशा? उसके अलावा मैंने हेरोइन भी किया, उसके अलावा मैंने टेपेंडाडोल भी खाया, मैंने एसपी भी खाया है, मैंने एनजेड खाया है, मैंने एल्प्रेक्स खाया, मैंने आपने कोई ऐसा नशा जो आपने? ऐसा नशा नहीं है जो मैंने नहीं किया है। तो ये बताइए कि ये क्या टॉलरेंस होती है? मतलब एक नशा फिर काम नहीं करता तो फिर उसके ऊंचा नशा? वही हो जाता है इंसान को। जो रिसेंटली जब मैंने लास्ट टाइम हेरोइन छोड़ने की कोशिश की थी, तब मैं रिहैब गया था SMHS, तो वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ। तो उसके बाद मैंने हेरोइन नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैं टेपेंडाडोल पे डिपेंड हो गया। वो ऑल्टरनेट था हेरोइन का मेरे हिसाब से। तो मुझे हेरोइन की किक किस में मिलने लगी? टेपेंडाडोल में। पहले स्टार्ट में 5 टेबलेट्स हो गए, फिर 10 टेबलेट्स हो गए, फिर 20 टेबलेट्स हो गए। आज हेरोइन क्या इंट्रावीनस होता है या फिर वो पाउडर होती है? वो इंटरवीनस भी होता है, वो काइंड ऑफ वो कह सकते हैं सॉलिड होता है। तो उसके बाद उसको तोड़ते हैं कि वो पाउडर बन जाती है। उसके बाद तो आपने मतलब जब आपने चरस के बाद आप सीधा हेरोइन पे आ गए? तो चरस के बाद मैंने एसपी खाया, कोडीन पिया, उसके बाद मैं हेरोइन पे पहुंचा। तो हेरोइन मिल गई आसानी से? कैसे मिली? आपका हेरोइन के साथ कैसे इंट्रोडक्शन? हेरोइन तो ऑलरेडी मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी हेरोइन करते थे। आपके फ्रेंड्स भी बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व थे, तो कितना इन्वॉल्वमेंट है? किस एज ग्रुप का आपने, क्योंकि इस सबसे आप गुजर के आए हैं, तो कितने लोग आपको लगते हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके आसपास? जो मेरे आसपास थे, मेरा ज्यादा कनेक्शन तो ऑलमोस्ट इन्हीं लोगों के साथ था। काइंड ऑफ मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा, अगर मेरे 10 दोस्त है, 10 में से 8 इंडल्ट से, 2 वो दोस्त थे जो सिर्फ हमें बोलते थे मत कर दो, मत किया करो, ये मत नहीं है ठीक।
तो ऐसे ही अगर आप उसकी परसेंटेज देखेंगे 80% निकलता है, स्मॉल सैंपल एग्जांपल अगर हम लें। तो आपने जब हीरोइन की वो डोज जो है कहाँ से मिला और कितने का मिला? जब हेरोइन मैंने स्टार्ट किया तो मैंने हेरोइन, लेकिन मुझे एक चीज़ होता है, मुझे पैसों की कमी नहीं होती थी कभी, तो मैं श्रीनगर से हेरोइन कभी नहीं खरीद के लाता था। मैं आउट ऑफ श्रीनगर जाता था, वहाँ पे हेरोइन बहुत सस्ता मिलता है, इजीली एक्सेसिबल है। इजीली एक्सेसिबल है। तो आपने खुद देखा होगा परसों से कितने ज़्यादा जम्मू में, श्रीनगर में या इतनी जगहों में कितने पेडलर्स को परसों से पुलिस ने अरेस्ट किया। तो क्या था कि बाहर हेरोइन मुझे इजीली मिल जाता था और कम पैसों में मिल जाता था। कितने पैसों में कितना मिलता था? वहाँ पर 2200 में, तब जब मैं करता था तब तो मिलता था 1700 में पर ग्राम बाहर। इस वक्त वहाँ पर कितनी यूजेज होती थी वो दिन में मेरी दिन की यूजेज कम से कम 4-5 ग्राम थी। तो तकरीबन 6-7 हजार रुपए। हाँ, वो उस टाइम पे 3 साल पहले। फिर 3 साल के बाद जब मैंने छोड़ा, उसके बाद मैंने टेपेंडॉल खाया। पहले इसकी यूजेज भी कम थी। फिर इस वक्त जब मैं रैब में हूँ, इस वक्त जो मैंने लास्ट डो संडे किया था, पिछली संडे, तो उस दिन मेरा लास्ट यूजेज वहाँ एक बॉक्स था, 10 स्ट्रिप्स एक दिन में, यानी कि 100 टेबलेट्स पर डे। तो आप जब इन सब चीजों की तरफ बढ़ते गए तो आपका जो है एक टॉलरेंस लेवल बढ़ा, तो आपने अलग अलग सब्सटेंस यूज करना शुरू किया। तो ये बताइए कि आज अगर कोई इस बिद्दत की तरफ जा रहा है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे? आपके पेरेंट्स का क्या रोल था इसमें? मेरे पेरेंट्स का रोल था, दे ट्रस्टेड मी। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, जिसको बोलते हैं हद से ज्यादा ट्रस्ट था। आपको पूछते नहीं थे? नहीं, पूछते नहीं थे, ट्रस्ट था काइंड ऑफ कि पूछते थे, उनको मतलब भरोसा था कि ऐसा कुछ आप नहीं। ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके कोई भरोसा मत करो बच्चे। करो, आंख बंद करके, हाँ, आंख बंद करके कोई भरोसा नहीं है। नशे पे देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं उसके जेब में कुछ तो नहीं है, कहीं कुछ और मतलब किसी और बुराई की तरफ। इस वक्त कश्मीर में सिर्फ एक बुराई नहीं है, सिर्फ ड्रग्स ही बुराई नहीं है। कश्मीर में बहुत सारी बुराइयां हैं जिनकी तरफ लड़का जा सकता है। तो वो देखना है कि क्या क्या इंडिकेशन है आपके, मतलब जब आप पहले आपने नशा शुरू किया, आप तो बिल्कुल एक नॉर्मल एक छोटे बच्चे थे, आप स्टार्ट किया, तो अगर आप माँ बाप को एक मैसेज देंगे कि अपने बच्चे में क्या चेंजेस उनको दिखनी चाहिए, क्या दिखेगा जिससे उनको लगेगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है? एक तो उनको पहले ही देखना है कि इसका उठना बैठना किनके साथ है। इंडिकेशंस आप जो बोल रहे हैं कि मतलब उनको कैसे शक हो सकता है कि हमारा बच्चा कर रहा है या नहीं। स्टार्टिंग में हर एक कोई मेरे ख्याल से कैनबिस यूजर रहता है, तो उसकी वजह से आंखें लाल रहती है। वो देखना है, पैसे देखने हैं कि पैसे बच्चा कितना मांग रहा है, वो देखना है। और ये देखना है कि मतलब अगर हमारे घर पे कोई सामान है जो पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, कहीं वो कोई चोरी तो नहीं हो गया, कहीं गायब तो नहीं हो गया, वो चीज़ें भी पेरेंट्स को वो उन सब चीज़ों पे नज़र रखनी है। इवन उसके प्राइवेसी अगर है, बच्चे की प्राइवेसी इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, प्राइवेसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, लेकिन उस प्राइवेसी की एक लिमिट होनी चाहिए। मलिस माज एक लटे कुटिस मज खसन तो कि बच्चे क्या करान, अत वहाँ पर कोई कैनबिस की स्मेल तो नहीं है, वहाँ पर हेरोइन जलाने की स्मेल तो नहीं है। वो सब चीज़ें पेरेंट्स को देख। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ड्रग पेडलर्स की आपने बात की, इतना आसानी से आपको कैसे लगता है कि ये अवेलेबल है? इसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है? क्या पुलिस इतना एक्शन नहीं ले रही? क्या आप समझते हैं कि अगर अच्छे से एक्शन लो तो इस पे रोक लग सकती है, क्योंकि इतना भी नहीं है कि ढूंढना इतना मुश्किल नहीं? मैं आपको बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये इस वक्त इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में हूँ, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है ना। मैं बोल रहा हूँ श्रीनगर में कुछ रिहैब्स ऐसे भी हैं जहाँ पर इजीली रिहैब्स में, मैं कह रहा हूँ रिहैब्स में इजीली अवेलेबल है ड्रग। रिहैब्स के अंदर भी अवेलेबल? रिहैब्स के अंदर भी अवेलेबल ड्रग है। अब मैं नाम नहीं लूँगा रिहैब्स का, बट रिहैब्स के अंदर भी ड्रग्स अवेलेबल है, यानी कि अवेलेबिलिटी इतनी है।
पेडलर्स की और आउटसाइड जो अभी रिहैब की तरफ नहीं आ रहे हैं, जो अभी भी नशों में मुब्तला है, उनकी बात ही नहीं हम कर सकते हैं। जो पेडलर और ऊपर से मतलब फिर क्या हो जाता है पेडलर्स की, आपने खुद देखा होगा कि डे बाई डे पेडलर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। आपने देखा परसों से कितने पेडलर्स पकड़े गए, वरना पेडलर्स की इतने तो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि तो पेडलर्स आप ये कह रहे हो कि अगर चाहे नियत सही हो तो कोई मुश्किल नहीं है साफ करना, आराम से पकड़े जा सकते आराम हैं। से पकड़े जा सकते हैं। लेकिन अब ये बात है कि पेडलर्स की मतलब क्वांटिटी इंक्रीज क्यों हो रही है? जो नॉर्मल लड़का है जो सिर्फ खाने के लिए या अपने नशे के लिए चोरी करेगा या कुछ और करेगा, वो बेटर करता है, वो बेटर लगता है उसको कि मैं नशा बेचूं, उसमें से जो प्रॉफिट मुझे मिलेगा मैं खर्चा निकाल लूं। पेडलर्स की संख्या मेनली श्रीनगर में इस वक्त इसीलिए चढ़ रही, बढ़ती जा रही है। तो आखिरी सवाल आपसे, ये जो नंबर्स हैं, मतलब किस एज ग्रुप में आपने देखा कि टीन्स में शुरू हो जाता है, उसी में आप सबसे ज्यादा जो है फंस सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, टीन्स में मतलब हाई रिस्क है टीन्स। जो टीन्स है श्रीनगर के या कश्मीर, ऑल ओवर कश्मीर के, ऑल ओवर वैली के जो टीन्स है वो सब के सब मतलब रिस्क पे है। जो भी टीन्स है फ्रॉम एज 17, 16 टू एज 24। इवन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो बच्चे टीन एज से निकले हुए हैं, 20 इयर्स में हो गए, जिधर बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ 16 साल के बच्चे से तो मैच्योर ही है, वहां पर कोलैप्स हो जाते हैं, वहां पर स्टार्ट करना लग जाते हैं। तो इसीलिए ये मतलब हाई रिस्क पे है फ्रॉम टीन टू 24। जी सर। जम्मू कश्मीर में सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग एडिक्शन जो है काफी ज्यादा बढ़ गई, और घाटी की बात करें तो पिछले कुछ सालों से जो है नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और 13 लाख, अगर आप एक जो स्टडी हुई है, 13 लाख एक्टिव जो है सब्सटेंस अब्यूजर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के जम्मू कश्मीर में। ज्यादा हिस्सा जो है कश्मीर में है। कश्मीर में एक एडिड चैलेंज है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, क्योंकि टेरर पे फोकस रहता है, लेकिन अब नार्को टेरर भी जो है एक रियलिटी है। तो पुलिस जो है बहुत कुछ कर रही है अभी, एक जो है तेजी लाई है, जो ऑपरेशंस हैं, कई जगह जो है प्रॉपर्टी भी अटैच हो रही है। तो कितना बड़ा ये चैलेंज है और किस तरह जो है पुलिस को हैंडल करेगी, हमारे साथ हैं आईजीपी कश्मीर विके बिरदी। सर, आपके जम्मू कश्मीर पुलिस और खासकर कश्मीर पुलिस के चैलेंजेस काफी डिफरेंट है अगर देश की बाकी पुलिस की बात करें तो। उनके पास ऑब्वियसली फोकस ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं एंटी जो है ड्रग ऑपरेशंस, लेकिन आप भी अब इसमें जुड़ गए हैं। कितना बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि आम इंसान अभी रियलाइज नहीं कर रहा है कि ये जो है आग ज्यादा डोर स्टेप से दूर नहीं है। ड्रग छोटे छोटे बच्चे जो है उनको मिल सकता है, नुक्कड़ पे, कॉर्नर पे आज ड्रग अवेलेबल है। तो कितना बड़ा चैलेंज है और क्या कर रहे हैं आप इसको जो है खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए? देखिए, जो मंशियात का प्रॉब्लम है, जो नारकोटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब थोड़े अरसे से ये प्रोनाउंस हुआ है, और शुरुआती दौर में भी अगर आप इसको याद करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस की ही पहल थी कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो यहाँ पे कायम किया गया था, और उसकी पॉपुलैरिटी भी इस तर्ज पे थी कि उसी तर्ज पे बारामूला में भी एक बनाया गया, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने वसाइल अपने इकट्ठे करके उस टाइप से है, और वो काफ़ी लोगों में उसको तस्लीम भी किया गया और काफ़ी वो डिमांड में रहा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें बाकी एजेंसीज ने भी अपना रोल अदा करा, और ये चीज़ अब काफ़ी उभर के आई है, जो ड्री एडिक्शन सेंटर है वो। इसके साथ ही साथ जो नारकोटिक्स रिलेटेड जो इशू है, जो कि प्रोनाउंस हुआ, और हम लोगों ने उसको बहुत ही मिशन मोड पे जम्मू कश्मीर पुलिस उसको हैंडल कर रही है, और वी आर अ बिट वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन लीगल एक्शन। जो इन लोगों के जो ड्रग पेडलर्स हैं या इसमें इन्वॉल्व एक्यूज्ड हैं, उनके प्रति लीगल एक्शन भी बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड और एम्पलीफाई हुआ है। मिसाल के तौर पे पिछले 2 सालों में करीबन 2000 FIRs में 3000 से ऊपर के लोग जो हैं एक्यूज्ड हैं ड्रग पेडलर्स, उनको अरेस्ट किया गया है। स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऑफ जो पिट NDPS है उसका भी उपयोग करते हुए करीबन 400 जो लोग हैं उसको पिट NDPS के जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो प्रावधान है उसमें उनको बिहाइंड द बार्स किया गया है, और इसके साथ साथ ही जो और स्ट्रिंजेंट एक्शंस हैं ताकि लोग इससे बाज आएं, खासकर जो ड्रग पेडलर्स और इस तरह के जो वॉयलेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अटैचमेंट की गई है, और वो कानून हमें अख्तियार
एफआईआर देता है एनडीपीएस में कि जो ड्रग पेडलिंग या क्राइम के प्रोसीड्स हैं उसमें उसको अटैच करने के प्रोविजंस रहते हैं। तो इसी लिहाज से ये एक्शन भी आपने कुछ दिनों में देखा होगा बहुत इंटेंसिफाइड है। और जस्ट टू एप्रिसिएट के लास्ट 2 सालों में 40 करोड़ के करीबन जो है प्रॉपर्टी वैल्यूज जो है इवैल्यूएट जो हुई हैं उसको हम लोगों ने जब्त किया है, अटैच किया है। और इसके साथ साथ कई जगह जो वाइल्ड एरियाज़ में या वैसे साउथ कश्मीर के कुछ एरियाज़ में जो इलीगल पॉपी भंग कल्टीवेशन होती है जो विच इज़ लायबल टू बी मिसयूज्ड, तो उसके लगभग 8000 केनाल का जो एरिया है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो लिहाजा हम लोगों का मल्टी फोकस्ड अप्रोच है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि लोग अब अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना ज्यादा जो है ड्रग एडिक्शन बढ़ गया। उड़ता पंजाब की बात होती थी, अब उड़ता कश्मीर कई लोग इसको कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है थोड़ा सा लेट जागी है इसके लिए? क्योंकि इससे पहले जब ये चल रहा था तो उतना फोकस नहीं था। अब जब आप जागे हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जेके पुलिस चाहे तो लिटरली जो जिस तरीके की टॉप नॉच पुलिस फोर्स बनी है 30 साल में, तो कोई मस्जिद से चप्पल नहीं चुरा सकता, मंदिर से चप्पल नहीं चुरा सकता। तो कितना फोकस अब आप जो है एफर्ट्स डबल करना चाहेंगे कि ये जो है इस पे एक फोकस रहे? और एक टारगेट कोई रखा है आपने कि इस टारगेट तक लाएंगे कि इतना कम होना चाहिए? देखिए, इसमें तो मैंने जैसे आपको बोला पहल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ही है। अगर आप कुछ साल पहले जाएं ताकि जो कि एडिक्शन की प्रॉब्लम जब आई उसके रिहेबिलिटेशन में सबसे पहला कदम जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही उठाया। और उसके साथ साथ जहां तक लीगल एक्शन है तो ये टाइमली इसको स्टेप अप किया गया है और इसके लिए हम पुरज़्म हैं और एकदम मुतवातिर तौर पे इन चीज़ों पे काम करते रहेंगे। तो लिहाजा आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें और इंटेंसिफाइड एक्शन जो है वो करती रहेगी। सर, नार्को टेरर की बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं लाइन जो है ब्लर हो जाती हैं। टेरर और नार्को साथ साथ चल रहा है अब, शायद फाइनेंस जनरेट करने के लिए, टेरर एक्टिविटीज के लिए। तो अभी हाल ही में ग्रेनेड ब्लास्ट भी देखा श्रीनगर में और बाद में पता चला कि वो कुछ ड्रग एडिक्ट्स ही थे। तो कितना वो एक बड़ा चैलेंज है। और नार्को टेरर को आप जो है अब कैसे, क्या नार्कोटिक्स को टेरर के साथ ही लेके आप चल रहे हैं कि ये दोनों अब बिल्कुल साथ ही चल रहे हैं? क्योंकि रिकवरीज भी जो हुई हैं, कहीं हेरोइन मिली है, साथ ग्रेनेड भी मिला है, पिस्टल भी मिला है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जो नार्को टेरर है, जब नारकोटिक्स और अगर गन रनिंग या आर्म्स एमुनेशन उसमें रिकवर होते हैं तो वो क्लासीफाई होता है नार्को टेरर में। और उसमें भी हम लोगों का काफ़ी हार्श कार्रवाई रहा है। सारे केस तो नहीं, एक पार्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ केसेस इस तरीके के देखे जाते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस अपना जो है रोल अदा करती है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस को भी उसमें इन्वेस्टिगेट करती है। और इसके साथ साथ यहाँ हमारे यहाँ और स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे SIA है। अगर इस टाइप के केसेस हैं इस नवीयत के कि जिसमें और अटेंशन चाहिए और स्पेशलाइज्ड वो चाहिए, तो SIA भी उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करके जो है अपना एक कंक्लूजन जो है, ताकि जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए उन एक्यूज्ड को पेश किया जाए अदालत के लिए, तो उस टाइप की कार्रवाई करती रहती है। आखिरी सवाल सर, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सोर्स जो ड्रग्स का है, जब हेरोइन जैसा ड्रग है लोकली तो बनता नहीं है, तो जो सोर्स है ये ड्रग का ये कहाँ से आ रहा है? क्या ये पाकिस्तान से ही आ रहा है, POK से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अभी तक आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ड्रग पेडलर्स को पकड़ रहे हैं या रिहैब इनका कर रहे हैं, लेकिन जो सोर्स है जब तक उसको चोक नहीं करेंगे, जब तक ड्रग जहां से आ रहे हैं वो बंद नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम जो है रुकेगी नहीं। देखिए, इसमें जो रिकवरीज होती हैं उसमें सब एक देयर इज अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉपी हस्क, रेजिन, भांग या भांग से रिलेटेड जो उसकी लीव्स हैं, और इसी तरीके से कई जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उसका मिसयूज, जैसे स्पाज्मोप्रॉक्सीमोन या कोई जो आपके खांसी से रिलेटेड जो नशेदार जो सिरप्स होते हैं। तो देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ नारकोटिक थिंग्स विच हैव बीन रिकवर्ड। हेरोइन भी उसका एक हिस्सा है, बट वो नंबर पहले पायदान पे नहीं है, वो पिछले पायदानों पे। तो लिहाजा कई बार जब हीरोइन वाली चीज़ें तस्वुर होती हैं तो वो उसका रोल कुछ अक्रॉस से आता है। तो इसी कारण आप देखेंगे कि LC के कुछ जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन करे हैं। रिसेंटली कुपवाड़ा में और इसी तरीके से बारामूला में देखेंगे काफ़ी प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं और काफ़ी पिट NDPS की जो कार्रवाई की गई है। आखिरी सवाल सर, लड़कियों का कितना आपने, क्योंकि आप गहराई
गहराई में इसमें गए होंगे कितना जो है वुमेन या लड़कियों का भी ड्रग एडिक्शन जो है बढ़ रहा है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड ही था पहले, लेकिन अब लड़कियां भी जो है इसमें इन्वॉल्व है। और क्राइम, क्योंकि अगर आपको ड्रग्स नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियसली डेस्परेशन ऑफ क्राइम भी करते हैं, तो वो स्टेज अभी हम देख रहे हैं। क्या आपने ऐसे केसेस देखे हैं जहां ड्रग्स के लिए लोग अब क्राइम करने लगे हैं? क्राइम जनरली जेंडर न्यूट्रल हो जाता है, कई बार लोग अपने अपने डिफरेंट कारण से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो लिहाजा कई केसेस में देखा गया है जहां ड्रग पेडलिंग में कुछ जो है लेडीज भी इन्वॉल्व रही हैं, बट जो कानून का जो तकाजा है वो सबके लिए बराबर रहता है, तो लिहाजा हम लोग उनको इक्वली स्ट्रिक्ट मेजर्स जो अपनाते हैं ताकि वो भी इन चीज़ों से बाहर आए। लेकिन जो ड्रग्स जब आप पैसा नहीं होता है तो उसको जनरेट करने के लिए आप क्राइम करते हैं, वो डेस्परेशन, ऐसे केसेस? इसका कई बार ऐसे होता है जो ड्रग यूज करने वाला है वही पेडलर बन जाता है, तो इस टाइप की भी नवीयत कई बार तफ्तीश में देखी गई है, ताकि वो अपने जो कम वसाइल होते हैं उस अपने पैसे या वो बना सके ताकि वो अपना जो अब्यूज है उसको सस्टेन कर सके। तो लिहाजा ये एक थोड़ा सा बीच में इस टाइप की जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो उसको हम उसी हिसाब से, चाहे वो डी एडिक्शन उनका कराना हो या लीगल मेजर करने हो, उस हिसाब से हैंडल किया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे आईजीपी कश्मीर विके बिरदी, काफी डिटेल से इंफॉर्मेशन दी कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, जो एंटी नारकोटिक्स का एक मुहिम चली है, ड्राइव चली है पिछले कुछ समय से, और कितना बड़ा चैलेंज है ये। बहुत जगहों पे जो है इंटर रिलेटेड है, कहीं जो है टेरर रिलेटेड केसेस में भी जो है ड्रग्स का जो है एक एंगल मिला है, और उसके साथ साथ जब जब्ती होती है कई जगह पे ग्रेनेड्स गन्स के साथ ड्रग्स मिले हैं, तो ये एक काफी जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लेकिन अगर आप सोसाइटी की बात करें तो पुलिस को पूरा साथ है लोगों का कि ड्रग्स के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा ड्राइव होना चाहिए, और ऑब्वियसली पुलिस से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। हालांकि पुलिस बहुत कुछ कर रही है, लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा जो है पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। खासकर कश्मीर में छोटे छोटे बच्चे और जो है इवन लड़कियां जो है ड्रग एडिक्ट्स पाई गई हैं, और ये नंबर जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो पुलिस ड्राइव चला रही है, न सिर्फ जो पेडलर्स हैं उनके खिलाफ, बल्कि जो इस नशे में मुब्तला है उनको इसमें से बाहर निकालने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी कई सारे जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है। लेकिन ऑब्वियसली जरूरत है और ज्यादा करने की, और शायद आने वाले दिनों में हम वैसी कार्रवाई भी देखें। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।